तो कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। चैप्टर के अंदर आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, रिफॉर्म कब आए और क्यों आए। देखिए, इससे पहले का जो चैप्टर था वो ईयर 1990 तक का था, 90 तक। अब 90 तक हुआ क्या था, सरकार ने अपनी अपनी खूब चला ली, खूब मनमानी कर ली। प्राइवेट सेक्टर का ऐसे गला दबा के रखा हुआ था और विदेशियों के साथ संबंध तोड़ दिए थे। ना हम तुम्हारे यहाँ आएंगे, ना तुम हमारे यहाँ आना। व्यापार उनसे बंद कर दिया था ताकि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री पनप सके। हम अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बचा के रखना चाहते थे। तो ये चला, काफी सरकार ने इन चीजों पे ध्यान दिया, लेकिन बहुत जल्दी हुआ क्या, सरकारी कंपनियां हद से ज्यादा भ्रष्टाचार में डूब गई। सरकारी कंपनियां हद से ज्यादा भ्रष्टाचार में डूब गई। देश बर्बाद होने लग गया। तो अब हम पे कर्जा बढ़ने लग गया, हिंदुस्तान के ऊपर कर्जा बढ़ने लग गया। हमारे को अपने गोल्ड तक गिरवी रखवाना पड़ेगा, विदेशियों से उधार भी लेना पड़ेगा दोबारा से, समझ रहे हो। तो अब हमें उन्होंने जब उधार दिया तो उन्होंने कुछ हमारे ऊपर कंडीशन लगाई। उन्होंने कहा जो आपने अपने देश के हमारे लिए रास्ते बंद कर रखे हैं और जो आपके देश के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर है, क्योंकि हम भी अगर आपके देश में आएंगे तो हम भी तो प्राइवेट सेक्टर बन के ही आएंगे ना। तो उन्होंने सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर के ऊपर से प्रतिबंध हटवाए। उन्होंने जो गवर्नमेंट सेक्टर हमारे देश में जरूरत से ज्यादा फैला हुआ था उसके पैर सिकोड़ दिए। तो इसी के तहत उन्होंने जो हमसे बदलाव लाने के लिए बोला, उसी को आप इकोनॉमिक रिफॉर्म के नाम से जानते हो। ये रिफॉर्म्स हम लाए थे बेटा दबाव की वजह से, कोई अपने मन से नहीं लाए थे। लेकिन ये रिफॉर्म्स ही हमारे देश के लिए वरदान बन गया धीरे धीरे। तो आइए जरा पढ़ें हम रिफॉर्म्स के अंदर रिफॉर्म्स क्या थे। 3 रिफॉर्म्स लेके आई थी हमारे देश के अंदर, इकोनॉमी में हमारे 3 रिफॉर्म आए थे बेटे। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये 3 रिफॉर्म हमारे पास आए। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिंपल सा है, लिबरल यानी आसान, बिजनेस को करने का आसान कर दो भैया। पहले हर बात का हमें लाइसेंस लेना पड़ता था, सरकार ने अब लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई और ये जो अननेसेसरी लाइसेंस लेने की प्रक्रिया थी इसको खत्म किया गया। लिबरलाइजेशन के अंदर टोटल 5 प्रकार के रिफॉर्म्स आए थे बेटे। जैसे कुछ इंडस्ट्री को लेके रिफॉर्म्स आए, कुछ टैक्स को लेके रिफॉर्म्स आए, कोई फाइनेंशियल सेक्टर को लेके रिफॉर्म्स आए, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे रिफॉर्म्स आए थे। तो टोटल 5 रिफॉर्म लिबरलाइजेशन के अंदर थे और सबसे बड़ा टॉपिक भी यही है आपका इस चैप्टर के अंदर। तो आइए जरा पढ़ते हैं इस टॉपिक के बारे में। लिबरलाइजेशन से शुरुआत करेंगे चैप्टर की। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने आया, लिबरलाइजेशन होता क्या है। लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी मीन्स आजादी, फ्रीडम ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल लगा रखा था, अननेसेसरी कंट्रोल लगा रखा था, हर बात का लाइसेंस लेना चाहिए पड़ रहा था, वो सबको खत्म कर देना, दैट इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन। अब लिबरलाइजेशन के अंदर सबसे पहला रिफॉर्म हमारे सामने आया, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म के अंदर क्या क्या आया था? सबसे पहले एबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। हर बात का जो लाइसेंस लेने की प्रक्रिया थी उसको खत्म कर दिया गया। लेकिन कुछ जगहों पे लाइसेंस आज भी लेना पड़ता है, जैसे कि सबसे पहले लीकर का अगर आपको बिजनेस करना है, अगर आपको मतलब दारू बेचनी है, आपको सिगरेट का बिजनेस करना है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग करनी है, डिफेंस का बिजनेस करना है, या इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव का कोई काम करना है, डेंजरस केमिकल्स का कुछ काम करना है, तो समझ लीजिएगा आपको लाइसेंस लेना अनिवार्य है और बिल्कुल जायज भी है भाई। ये बिजनेसेस कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जिसको हम सबको खुली आजादी नहीं दे सकते, वरना तो देश तबाह हो जाएगा। ये लीकर हर घर में बनने लगेगी, दारू बिकेगी, घर में लोग पानी पीना छोड़ देंगे, दारू पीना शुरू कर देंगे और गंदी, और इसको कहते हैं आप जहरीली शराब बिकनी शुरू हो जाएगी। जैसे आप सुनते भी होंगे जहरीली शराब पी के लोगों की मौत हो गई वगैरह वगैरह। तो भैया इसके लिए तो आपको प्रॉपर लाइसेंस लेना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो कुछ 5 बिजनेसेस इन्होंने ऐसे रखे जिनके आपको आज भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। लीकर, सिगरेट,
डिफेंस इक्विपमेंट वही लड़ाई धड़ाई वाले सामान, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव कोई बम धमाके वाली चीजें, और एक आपका डेंजरस केमिकल। तो एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। दूसरा हमारे सामने आया कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर को कॉन्ट्रैक्शन कर देना। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कम कर देना। मैंने आपको बताया था ना, बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा गवर्नमेंट सेक्टर फैला हुआ था, उसको कम कर दिया गया। अंडर द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी नंबर ऑफ इंडस्ट्री रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर वाज रिड्यूस फ्रॉम 17 से 8। पहले इसको रिड्यूस करके पहले 17 थी कि इसमें तो सिर्फ सरकारी कंपनी काम कर सकती है, उसको घटा के 8 किया गया। 2010-11 के अंदर इसको घटा करके अब सिर्फ 3 कर दिया गया, सिर्फ 3। और वो 3 कौन कौन सी है याद रखिएगा, एक एटॉमिक एनर्जी है, एक रेलवे है और एक डिफेंस इक्विपमेंट है। पेपर में एमसीक्यू बन सकता है। ये 3 इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें आज भी सरकारी ही काम करती है, एटॉमिक एनर्जी, रेलवे और डिफेंस इक्विपमेंट। ओके सर जी। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या हमारे सामने, तीसरा पॉइंट है बेटा हमारे डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरिया। बेटा देखो, रिजर्व का मतलब रिजर्व कर देना, प्रोडक्शन एरिया ये पॉइंट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए। हुआ क्या था, सरकार ने कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ प्रोडक्शन का एरिया ऐसे रखा था कि भैया ये माल तो सिर्फ छोटी इंडस्ट्रियां ही बनाएंगी, बड़ी इंडस्ट्री इसमें एंटर नहीं करेंगी, क्योंकि बेटा बड़ी मछली छोटी को खा जाती, तो छोटी इंडस्ट्री का भी पनप ही नहीं पाती। तो उनको रिजर्वेशन में रखा हुआ था कि इतने कि ये प्रोडक्ट आप ही बनाओगे और बड़ी इंडस्ट्री नहीं आएगी। अब जब रिफॉर्म्स आए तो ये सब प्रतिबंध हट गए, डी रिजर्वेशन। हाँ, ये थोड़ा सा गलत जरूर हुआ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए, बेचारी जो छोटी मोटी इंडस्ट्री चल रही थी। अब तो कोई भी बड़ी इंडस्ट्री इस बिजनेस को कर सकती थी, आजादी मिल गई थी, तो बड़ी इंडस्ट्री ही छोटी इंडस्ट्री को खाना शुरू कर गई थी। पर करना तो पड़ेगा भैया, दबाव में काम करना पड़ रहा है। दूसरी, चौथा, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। पहले आप कितना माल बनाओगे कितना नहीं बनाओगे गवर्नमेंट बताती थी। अगर आपको अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़वानी है, मान लो आपने जब लाइसेंस लिया था तो आपने कहा था, तो गवर्नमेंट ने आपको 1000 जोड़ी जूते बनाने की परमिशन दी थी। अब अगर आपको 1000 से 1100 जोड़ी जूते बनाने तो आपको पहले लाइसेंस रिन्यू कराना पड़ता था, अब वो खत्म कर दिया गया। अब आप जितना मर्जी प्रोडक्शन एक्सपेंड करो, गवर्नमेंट आपसे कुछ भी नहीं करेगी। और लास्ट, फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स। आप बाहर से कुछ भी कैपिटल गुड्स मंगवाओ, अब आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। और इसका कोड हमने बनाया आईपीएल। क्या बनाया बेटा हमने इसका कोड? आईपीएल। पी से हमारे, पी शायद 3 है, चेक कर लेते हैं। आई से हमारे पास क्या है? आई से है बेटा इंपोर्ट। आई से क्या है बेटा? इंपोर्ट। कि आप कुछ भी इंपोर्ट करो, आपसे हम कुछ नहीं कहेंगे। 3 पी आ रहे हैं। पहला पी क्या है हमारे पास में? पब्लिक सेक्टर, उसको कमजोर किया गया। प्रोडक्शन एरिया, उसको डी रिजर्व किया गया। प्रोडक्शन कैपेसिटी, उसके लिए आजादी दे दी गई, जितना मर्जी करो। और एल से बेटा लाइसेंस, लाइसेंस लेने की प्रक्रिया भी क्या कर दी गई? खत्म कर दी गई, एक्सेप्ट 5 इंडस्ट्री। याद रहेंगे? ओके सर जी, आगे बढ़ते हैं। अगला है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। फाइनेंशियल सेक्टर में भी कुछ हम रिफॉर्म लेके आए थे। पहली बात तो फाइनेंशियल सेक्टर को ध्यान से सुनिएगा, पहले आरबीआई रेगुलेट किया करती थी। पेपर में रीजन असर्शन पूछा जा चुका है। पहले आरबीआई बेटा इसको रेगुलेट करती थी। रेगुलेट का मतलब होता है पूरा आरबीआई का कंट्रोल था, आरबीआई जो कहती थी वो होता था। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर मतलब इस हद तक कंट्रोल था आरबीआई का कि कौन सा बैंक किस ब्याज रेट पे किसी को लोन दे सकता है, ये तक आरबीआई बताती थी। बहुत ज्यादा हस्तक्षेप किया जाता था। अब इसको रेगुलेटर से नाम याद रखिएगा, रेगुलेटर से अब इसको फैसिलिटेटर बना दिया गया था कि आप बस फैसिलिटेट करो, आप बस मदद करो, बाहर से आपको ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। पेपर में एमसीक्यू रीजनल असर्शन बन चुके हैं, याद रखिएगा इस बारे में। आरबीआई पहले रेगुलेटर थी, अब उसको घटा के फैसिलिटेटर बना दिया गया है, मतलब उसका औहदा थोड़ा कम, उसका कंट्रोल थोड़ा कम कर दिया गया है। इन इंडिया फाइनेंशियल सेक्टर इज रेगुलेटेड एंड कंट्रोल बाय आरबीआई। लिबरलाइजेशन implied a substantial shift in the role of RBI. RBI का रोल बहुत शिफ्ट हो गया फ्रॉम अ रेगुलेटर टू अ फैसिलिटेटर। याद रखिएगा इस बात को, रेगुलेटर से अब वो क्या बन गई थी? फैसिलिटेटर बन गई थी। ऐसा रेगुलेटर, जब ये रेगुलेटर हुआ करती थी, आरबीआई वुड इटसेल्फ फिक्स इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर। वो खुद ही इंटरेस्ट रेट का डिसाइड करती थी कौन सा बैंक कितना ब्याज लेगा। बट एज अ फैसिलिटेटर द आरबीआई वुड ओनली फैसिलिटेट द फ्री प्ले ऑफ द मार्केट फोर्सेस। अब मार्केट के ऊपर छोड़ दिया, मार्केट में जैसा मार्केट के हालात कह रहे हैं, कमर्शियल बैंक को बोला गया आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो एंड लीव इट टू द कमर्शियल बैंक टू डिसाइड देयर इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा। उसके बाद आया डिमोनेटाइजेशन, बाद में पढ़ेंगे, मैं इस स्लाइड को थोड़ा सा अरेंज कर देता हूं
ये स्लाइड हमारी जानी चाहिए। ओके ओके, यहाँ पे ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा सा अलग है। ठीक है बेटा, मैंने अरेंज कर दिया ताकि चीजें आपकी सीरीज से चले। उसके बाद हमारे पास आया टैक्स रिफॉर्म। टैक्स दो प्रकार के होते हैं बेटा, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका बर्डन आप शिफ्ट नहीं कर सकते, बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते, याद रखिएगा। और इसका आप बर्डन शिफ्ट कर सकते हो, किसी और के मत्थे मट सकते हो। एग्जाम्पल जीएसटी हो गया, है ना, इसका एग्जाम्पल आपका इनकम टैक्स हो गया। आपकी इनकम पे लगाए तो आप ही को देना पड़ेगा और कोई नहीं भरेगा, तो टैक्स। अब हुआ क्या था बेटा, जब रिफॉर्म्स नहीं आए थे उससे पहले डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, इन दोनों के रेट बड़े हाई हुआ करते थे। टैक्स का रेट बड़ा हाई हुआ करता था और टैक्स पे करने का प्रोसीजर भी बड़ा मुश्किल होता था, तो टैक्स की बहुत ज्यादा चोरी होती थी। रिफॉर्म्स आ गए, रिफॉर्म्स के आने की वजह से डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों का रेट भी कम किया गया और कहीं ना कहीं टैक्स को पे करने का जो प्रोसीजर था उसको भी आसान किया गया। सरकार की ये मंशा थी इसके पीछे कि अगर हम टैक्स का रेट कम कर देंगे तो जो लोग टैक्स की चोरी कर रहे हैं, टैक्स का रेट ज्यादा होने की वजह से, अब वो भी टैक्स पे करने लगेंगे। इसके थ्रू सरकार पे और ज्यादा टैक्स का कलेक्शन आना शुरू हो जाएगा। तो आइए पढ़ें जरा, टैक्स रिफॉर्म आर एन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। याद रखिएगा, जो भी पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है उसको फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं, जो भी पॉलिसी आरबीआई बनाती है उसको मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। ये आप मैक्रो में भी पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। और रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। ब्रॉडली टैक्सेस आर क्लासिफाइड एज डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कौन सा टैक्स होता है जिसका बर्डन आप शिफ्ट नहीं कर सकते, और इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा टैक्स होता है जिसका बर्डन आप शिफ्ट कर सकते हो। आफ्टर रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स के बाद हुआ क्या, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स दोनों का ही रेट क्या किया गया बेटा, कम किया गया। दोनों के रेट रिड्यूस करे गए सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स पे करें और टैक्स की जो चोरी है, टैक्स इवेजन जिसको आप बोलते हो, वो कम हो सके। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ये एक रिफॉर्म्स आया था। उसके बाद अगला रिफॉर्म आया फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स को लेकर के। मैंने आपको बताया था हमारे देश में डॉलर की कमी होने लग गई थी रिफॉर्म आने से पहले, क्योंकि हमारी सरकार बचाने के चक्कर में लगी हुई थी। कब तक बचाएगी, कभी तो कुएं का पानी खत्म होता ही है ना। तो हमारे ऊपर फॉरेन एक्सचेंज का क्राइसिस आ गया था, हम पे डॉलर की कमी हो गई थी। बाहर से हमें बाहर वालों को पेमेंट करनी थी, लेकिन हम पे डॉलर ही नहीं था हमारे पास। तो सरकार ने इस सेक्टर में, ध्यान से सुनना, मैं कुछ बोलने जा रहा हूं, ये आपके मैक्रो में भी आएगा। सरकार ने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी बड़ी जोर के, ताकि उसमें से खून निकले। और खून निकलेगा तो क्या होता है, खून निकलने से आसपास के जो मक्खी मच्छर हैं वो उस पर भिनकने लगते हैं। तो सर, इससे कहने का मतलब क्या है, इसमें मक्खी मच्छर कौन है, इसमें मक्खी मच्छर है फिरंगी, और खून निकला है हमारे पास से। तो उससे हुआ क्या, हमने अपनी ही देश की करेंसी को, सरकार ने अपनी देश की करेंसी की वैल्यू गिरा दी। यस, सही सुना आपने, गिरा दी, जिसको बोलते हैं डी वैल्यू कर देना। समझ गए, जब सरकार अपनी खुद की वैल्यू गिराए उसको डी वैल्यू करते हैं। उससे हुआ क्या, उससे ये हुआ कि बाहर के जो विदेशी लोग थे वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होने लग गए कि भैया वहां चलो, हिंदुस्तान में चलो, उनकी तो करेंसी बड़ी कमजोर है, ज्यादा माल खरीद के ले आएंगे क्योंकि करेंसी कमजोर है। समझ रहे मेरी बात को, कम पैसा लेकर आएंगे लेकिन माल ज्यादा ले जाएंगे। जिससे हुआ क्या, हमारे देश में वापसी, बहुत सारी शॉपिंग करने के लिए विदेश से लोग आने लग गए और हमारे देश में डॉलर इकट्ठा होना शुरू हो गया। तो याद रखिएगा, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म के अंदर जो रिफॉर्म आया था वो क्या रिफॉर्म आया था, डीवैल्यूएशन, ताकि हम बीओपी क्राइसिस से बाहर आ सके। बीओपी क्राइसिस का मतलब होता है हमने जब बाहर पैसे देने ज्यादा होते हैं, लेने कम होते हैं, उसको बीओपी क्राइसिस बोलते हैं बेटा। ठीक है, ठीक है सर जी। उसके बाद में बेटा हम आपको पढ़ा देते हैं, एक मिनट, ये और ऊपर आएगा, हाँ जी, एक ये रिफॉर्म्स था, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स का मतलब क्या है कि पहले क्या था ना कि हाँ, सरकार ने बहुत ज्यादा, याद करो पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था, सरकार ने बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन लगा रखी थी कि आप बाहर से कितना मंगवाओगे, क्या मंगवाओगे, वगैरह वगैरह। अब उन सबको खत्म करने की बारी आ गई। डिसमेंटलिंग का मतलब होता है खत्म करना। क्या खत्म करना,
क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अब आप जितना मर्जी माल बाहर से मंगवाओ, जितना मर्जी माल बाहर बेचो, उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। टैरिफ रेट कम कर दिए गए, यानी टैक्स के रेट कम कर दिए गए। पहले क्या था, विदेशियों से बचने के लिए सरकार ने दो हथकंडे अपनाए थे, ध्यान से सुनना, पिछले चैप्टर में बताया था, एक कोटा और एक टैक्स। टैक्स बढ़ा दिया गया था और कोटा सिस्टम लागू कर दिया गया था। इसका मतलब क्या होता है, कोटा सिस्टम का मतलब, कोटा सिस्टम से क्या होगा कि अब भारतीयों को एक आ गया, आप इससे ज्यादा माल बाहर से नहीं मंगवा सकते, तो मजबूरी हो गई थी। तो पहले पॉइंट में तो वो सिस्टम खत्म किया गया, दूसरे पॉइंट के अंदर वो टैरिफ का रेट यानी टैक्स का रेट कम करा गया, रिड्यूस किया गया। इंपोर्ट करने का लाइसेंस रिमूव कर दिया गया। आप कुछ भी आप बाहर से इंपोर्ट कर सकते हो, कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ अगर आप डेंजरस सामान मंगा रहे हैं, लाइक केमिकल्स वगैरह मंगवा रहे हैं, तो उसके लिए आज भी लाइसेंस लगता है। और एक्सपोर्ट ड्यूटी को रिमूव कर दिया गया था। याद रखिएगा, ये रिमूव नहीं है, इट इज रिड्यूस है। नहीं नहीं नहीं, सही है, सही है, सही है। एक मिनट, सही है। हाँ जी, इंपोर्ट लाइसेंस को रिमूव कर दिया गया था और एक्सपोर्ट ड्यूटी यानी ड्यूटीज यानी टैक्स, एक्सपोर्ट पे जो टैक्स लगता था उसको भी रिमूव कर दिया गया था। ये सिर्फ इसलिए था ताकि हमारा विदेश के साथ व्यापार वापसी से खुल के चल सके। ठीक है बेटा, समझ में आ रही है इतनी बात? ठीक है सर जी, आगे बढ़ो। उसके बाद में ये हमने पढ़ लिया। अब डिमोनेटाइजेशन की बात कर लेते हैं, नोटबंदी की। ये कब आया था? 2016 में आया था, सीधी सी बात है। ठीक है, अब डिमोनेटाइजेशन से हुआ क्या, सरकार ने लीगल टेंडर हटा दिया था। बेटा, लीगल टेंडर का मतलब होता है जिस नोट को सरकार का आशीर्वाद प्राप्त होता है ना, कि तू नोट, तू मनी कहलाएगा, उसको लीगल टेंडर बोलते हैं। जब मोदी जी ने भाषण दिया था नोटबंदी पे 2016 में 8 नवंबर को, उन्होंने ये बोला था कि आज रात्रि 12 बजे से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं माने जाएंगे। यानी सरकार ने उनके ऊपर से अपना वो आशीर्वाद हटा लिया था। तो डिमोनेटाइजेशन का मतलब होता है विड्रॉ कर लेना स्टेटस ऑफ लीगल टेंडर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग करेंसी। अब इसके कुछ फायदे हुए, कुछ नुकसान हुए। तो सबसे पहला फायदा तो ये हुआ, ब्लैक मनी को फाइंड करने में हमें हेल्प मिल गई। क्योंकि लोग अब क्या करते, देखो ब्लैक मनी जो होता है बड़े नोटों में ही इकट्ठा होता है, छोटे नोटों का कोई ब्लैक मनी नहीं करता है, क्योंकि कहां रखेगा। तो अब भैया वो कह रहे अब हम इन पैसों का क्या करें, तो रद्दी हो गई, तो उनको अपनी इनकम को सरेंडर करना पड़ा गवर्नमेंट के आगे कि देखो जी, हमने वाकई में टैक्स की चोरी करी थी, आप हमें क्षमा कर दे, इसके ऊपर जो भी टैक्स बनता है वो आप हमसे ले लीजिए। तो ब्लैक मनी के ऊपर क्या है, एक कमांड आई, रिडक्शन ऑफ ब्लैक मनी लीड टू श्रिंकिंग ऑफ शैडो इकोनॉमी। अब शैडो इकोनॉमी क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, ऐसे लोग जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, माल बना रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन वो टैक्स नहीं भरते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं। ऐसी इकोनॉमी को बोलते हैं शैडो इकोनॉमी, जो सरकार के रिकॉर्ड में नहीं होती है, लेकिन प्रोडक्शन वो कर रही होती है। When the shadow economy shrink and the tax evasion is reduced, government revenue tend to rise. इससे सरकार का रेवेन्यू इंक्रीज हो गया, सरकार की कमाई बढ़ गई। Demonetization compel people to deposit their demonetized note with the banks. Accordingly, financial base of the banking sector tend to expand. उन दिनों लोग कर क्या रहे थे, 500,000 के नोट जो उनके पास थे वो बैंक जा रहे थे, बैंक में जमा कर रहे थे। तो बैंकों के पास अथा पैसा हो गया था, अथा पैसा, जिसके थ्रू वो आगे बाजार में भी पैसा उधार पे दे पा रही थी, जब चीजें सेटल डाउन हो गई। उसके बाद चेक ऑन फंडिंग टू टेररिस्ट के ऊपर, अब टेररिस्ट के पास जो पैसा होता है वो भी रद्दी हो गया। ये तो एक अच्छा सच्चा पॉइंट मुझे लगता है। बाकी तो देखो, चलो खैर आगे चलते हैं। विद कैश ऑलमोस्ट डिसअपियर फ्रॉम द मार्केट, पीपल वर ड्रिवन टू द डिजिटल मोड ऑफ ट्रांजैक्शन। एक ये पॉइंट है जो मुझे लगता है वाक्य में एक्टिवेट हुए थे, ये वाक्य में चीजें आज तक वैलिडेट हैं। एक टेररिस्ट के ऊपर हमारी कमांड आई थी, उनके पास पैसा कमजोर हो गया था। दूसरा, लोग डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट का यूज करने लग गए थे। नोटबंदी से पहले कोई पेटीएम शेटीएम कोई यूज नहीं करता था, बल्कि कोई पेटीएम किसी दुकान पे करता भी था तो दुकानदार कहता था भाई पेटीएम ने कैश हो तो दे दे। अब मजबूरी हो गई है, अब मजबूर, आजकल तो बेटा भीख भी पेटीएम से ली जा रही है, कटोरे के पीछे क्यूआर लगा हुआ होता है ना। तो इतना ज्यादा हम जो है ना वो हो गए थे, क्या इतना ज्यादा हम एडवांस हो गए बेटा इसके अंदर। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अब नुकसान क्या हुआ, आइए नुकसान भी देख लेते हैं। नुकसान क्या हुआ था सर जी? नुकसान हुआ था सबसे पहले, इन एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी लाइक इंडिया, हमारी इकोनॉमी अभी अंडर डेवलप्ड है, पूरी डेवलप्ड नहीं है। पीपल आर यूज्ड टू कैश ट्रांजैक्शन, तो हमारे लोगों को कैश ट्रांजैक्शन की ही आदत है। पीपल आर स्ट्रिप्ड ऑफ कैश इन हैंड, उनके हाथों में जो पैसा था वो बेकार हो गया, समझो मेरी बात को।
इट डिस्टर्ब देयर रूटीन ट्रांजेक्शन एंड देयरफॉर देयर नॉर्मल लिविंग। उससे उनकी रूटीन ट्रांजेक्शन तक डिस्टर्ब हो गई, और तो और उनका जो रूटीन काम था वो भी क्या हो गया बेटा, डिस्टर्ब हो गया। वो भी क्या हो गया बेटा, डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, कैश क्रंच। कैश क्रंच, पैसों की कमी, जॉल्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी, इससे प्रोडक्शन एक्टिविटी पे क्या पड़ा, मार पड़ी, बहुत ज्यादा मार पड़ी। अकॉर्डिंगली जॉब्स आर लॉस्ट, लोगों की नौकरी चली गई, जो गरीब लोग थे वो और ज्यादा गरीब होने शुरू हो गए। अ जॉल्ट टू द प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द शैडो इकोनॉमी इनवेरिएबली हर्ट द ओवरऑल लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसने हमारे देश की ओवरऑल सभी एक्टिविटी को अफेक्ट करा ही करा था। आप बात को समझो, हमारे देश के अंदर ज्यादातर लोग जो लगे हुए हैं वो शैडो इकोनॉमी में लगे हुए हैं, यानी कि ऐसी इकोनॉमी जहां पे मतलब जो रिकॉर्डेड नहीं है, क्योंकि नौकरियां यही देती हैं। आपको क्या लगता है सरकारी सेक्टर के अंदर नौकरियां बच रही है, बड़ी इंडस्ट्री की नौकरियां इतनी प्रोवाइड कर रही है, छोटी छोटी इंडस्ट्री, छोटे छोटे जो शैडो इकोनॉमी चल रही है इसके अंदर ज्यादातर लोग लगे हुए हैं। अब जब ऐसी शैडो इकोनॉमी परेशान हो जाएगी तो उसके अंदर लोगों की नौकरियां भी जाएंगी, गरीबी फैलेगी। ये इसके कुछ डीमोनेटाइजेशन के नुकसान थे। एक नुकसान मैं भी बता देता हूं कि लोग लाइनों में लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए थे, इवन उनकी डेथ तक हो गई थी, आपको अगर इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान हो तो। उसके बाद आया बेटा हमारे पास प्राइवेटाइजेशन। अब प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, एलपीपी, एलपीजी बताया था ना, पी शुरू हो गया, लिबरलाइजेशन खत्म हो गया। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, जब सरकारी सेक्टर अपना शेयर बेच दे प्राइवेट सेक्टर को। एग्जांपल जैसे अभी थोड़े टाइम पहले एयर इंडिया बिकी है और उसको टाटा ने खरीद लिया। पहले एयर इंडिया इंडियन गवर्नमेंट की कंपनी थी, अब वो बिक के वो टाटा की हो गई तो वो प्राइवेट कंपनी बन गई बेटा। ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर इन द ओनरशिप। ओनरशिप यानी मालिकाना हक प्राइवेट सेक्टर को दे देना, और ऑपरेशन ऑफ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज। कैसी, कौन सी कंपनी को, जो स्टेट ओन्ड थी, यानी जो सरकारी कंपनियां थी उनका अब मालिकाना हक किसके पास चला जाए, प्राइवेट कंपनियों के पास चला जाए, तो दैट इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। अब प्राइवेटाइजेशन करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहले आउटराइट सेल ऑफ गवर्नमेंट एंटरप्राइज टू द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। कहने का मतलब है पूरी की पूरी 100% कंपनी, जो सरकारी कंपनी थी जिसमें 100% मालिकाना हक सरकार का था, उसको पूरा का पूरा बेच देना प्राइवेट सेक्टर को, आउटराइट सेल। और विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट फ्रॉम द मिक्स्ड एंटरप्राइज। मिक्स्ड एंटरप्राइज ऐसी होती है जिसके अंदर कुछ गवर्नमेंट का पैसा लगा होता है, कुछ प्राइवेट का पैसा लगा होता है। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट का पैसा ज्यादा लगा हुआ था, यानी मेन कंपनी गवर्नमेंट की कहलाती है इस वजह से, यानी मोर देन 50% पैसा गवर्नमेंट का लगा हुआ था। सरकार ने कहा भैया एक काम कर, प्राइवेट वाले तू मेरा ये हिस्सा भी तू ही खरीद ले, तो अब ये पूरी ही कंपनी क्या कहलाएगी बेटा, प्राइवेट कंपनी कहलाएगी। तो याद रखना दो तरीके से प्राइवेटाइजेशन होता है, एक पूरी की पूरी कंपनी बेच देना, और एक पूरी कंपनी ना बेच के सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच देती है जितनी उसके पास होती है। उसके बाद अगला क्या है, अब कुछ इसके फायदे थे, कुछ इसके नुकसान भी थे बेटा। कुछ लोग प्राइवेटाइजेशन के फेवर में थे, कुछ लोग इसके अगेंस्ट में थे, तो हम दोनों के पास चलते हैं। जैसे हम पिछले चैप्टर में गए थे ना, वो सब्सिडी का टॉपिक था, कुछ लोग सब्सिडी के फेवर में थे, कुछ अगेंस्ट में थे। ऐसी प्राइवेटाइजेशन के भी कुछ लोग फेवर में थे, कुछ अगेंस्ट में थे। तो सबसे पहले हम चलते हैं जो लोग इसके फायदे में थे, जो कह रहे थे नाना प्राइवेटाइजेशन होने दो। उन्होंने कहा कि देखो जी, अगर आप प्राइवेटाइजेशन आने देते हो इससे होगा क्या, जो सरकारी कंपनी है उनके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी आएगी और काम करने की क्षमता बढ़ेगी। जो सरकारी सेक्टर जो निकम्मे हो चुके हैं, लॉस में चल रहे हैं, काम कोई करे राजी नहीं है, वो सब चीजें बदल जाएंगी। इट विल रिड्यूस बजट डेफिसिट। सरकार को जो अपने बजट में से कुछ पैसा इन सरकारी कंपनियों को चलाने में लगाना पड़ता था ना, क्योंकि वो लॉस में थी तो सरकार अपने खजाने में से दे रही थी, वो भी बजट अब उनका सुधरेगा, वो भी उनको पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। तीसरा, इट विल हेल्प इन सेविंग आइडल यूनिट विच आर ह्यूज बर्डन ऑन पब्लिक सेक्टर। मतलब पब्लिक सेक्टर के ऊपर जो ह्यूज बर्डन है, बहुत ज्यादा पैसा खराब होता है सरकार का, उस पर वो भी सेव होना शुरू होगा। इट विल यूज मॉडर्न टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। बिल्कुल, अगर आप प्राइवेट सेक्टर के हाथ में अपनी बिजनेस दे दोगे तो वो जो प्रोडक्शन के अंदर टेक्निक यूज करेगी वो मॉडर्न टेक्निक यूज करेगी, जो कि अच्छी चीज है, इसलिए प्राइवेटाइजेशन हो जाने दो। फिर हम उन लोगों के पास गए जो लोग कह रहे थे ना ना भैया प्राइवेटाइजेशन ना ही करो तो बेहतर है। तो प्राइवेटाइजेशन हमने कहा क्यों ना करें, तो कह रहा है जी देखो इससे होगी मोनोपोली।
प्राइवेट प्राइवेट हो जाएगा चारों तरफ, तो प्राइवेट सेक्टर बस अपने बारे में सोचता है, याद रखना, उसे मतलब नहीं है देश की जनता भूखी मर रही है क्या मर रही है। मगर ओके, मगर और बताओ। दूसरा उसने कहा प्राइवेट सेक्टर वर्क विद द प्रॉफिट मोटिव, वो प्रॉफिट के लिए काम करती है। नो प्रोविजन ऑन सोशल वेलफेयर स्कीम, उनका कोई सोशल वेलफेयर पे ध्यान नहीं होगा, समाज के कल्याण पे, विच टेक लॉन्ग टाइम एंड हैव नो प्रॉफिटेबिलिटी, वो ऐसे किसी बिजनेस में पैसा नहीं लगाएगी जिस बिजनेस के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी कम हो, जिस बिजनेस के अंदर पैसा वापसी आने में समय ज्यादा लगता हो। अगर कोई बिजनेस है, लेट्स से मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल, ये किताब है, मान लो है ना, कोई किताब है हमारे पास, एक किताब है, और वो किताब ऐसी किताब है जो कि देश के बच्चों के पढ़ने की बहुत जरूरी है, लेकिन उसको बनाने में खर्च बहुत आता है। अब सरकार तो बनाएगी, सरकार तो चाहेगी भैया सब तक पहुंचे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर ऐसी चीजों पे कभी ध्यान नहीं देगी, चाहे आप उनके आगे कितना भी कह लो, ना भैया ये तो समाज कल्याण के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आप इसे बनाओ, आपकी कुछ ड्यूटी बनती है। भैया अगर ड्यूटी गई तेल लेने, हम आए प्रॉफिट कमाने के लिए, हमारे को कोई मतलब नहीं है अगर उसमें प्रॉफिट ही ना मिले तो हम ना कर रहे वो धंधा। ओके, दिस इज प्राइवेटाइजेशन। उसके बाद क्या है, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की सिंपल सी परिभाषा है इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी इनटू आवर इकोनॉमी। वर्ल्ड की इकोनॉमी को अपनी इकोनॉमी में मिला लेना ही क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन। आप हमारे यहां व्यापार करो, हम तुम्हारे यहां व्यापार करेंगे, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन के अंदर कैसी हमने पॉलिसी अपनाई, तो सबसे पहले इक्विटी लिमिट। बेटा इक्विटी लिमिट का मतलब होता है मालिकाना हक। पहले क्या रूल था, पहले ये मालिकाना हक, पहले क्या रूल था बेटा, कि अगर कोई विदेशी कंपनी हो और वो इंडियन कंपनी के कुछ शेयर खरीदना चाहती है तो आप खरीद सकते हो, लेकिन नॉट मोर देन 40%, 40% से ज्यादा आप शेयर नहीं खरीद सकते थे। अब उसको इंक्रीज कर दिया गया, बढ़ा दिया गया इस लिमिट को। अब आप 51% से लेकर के 100% तक आप, यानी कि अगर आप चाहो तो पूरी की पूरी इंडियन कंपनी आप पूरी ऑन कर सकते हो, खरीद सकते हो। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। बेटा पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी थोड़ा ध्यान से सुनना। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी का मतलब होता है कि जो डॉलर है, जो फॉरेन एक्सचेंज है, उसके रेट को डिसाइड होने के लिए हमने मार्केट के ऊपर छोड़ दिया, दैट इज कॉल्ड पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। अब ये रूल जो थे ये 3 चीजों के लिए बनाए गए थे। एक गुड्स एंड सर्विसेज, याद रखना एमसीक्यू फंसेगा इसमें से, बहुत चांसेस हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, जैसे आपका कोई बच्चा बाहर पढ़ रहा है, उसको आप पैसे भेज रहे हो, या कोई मेहमान है, कोई किसी को गिफ्ट भेज रहे हो, वन साइडेड ट्रांसफर, दैट इज कॉल्ड यूनिलेटरल ट्रांसफर। मैक्रो में खूब खोल के पढ़ेंगे इसको। गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हो तो हम ये अलाउ कर रहे हैं, यूनिलेटरल ट्रांसफर कर रहे हो तो हम ये अलाउ कर रहे हैं। इंटरेस्ट डिविडेंड अगर पे कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, तो हम ये अलाउ करेंगे। याद रखना पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी किन किन चीजों के लिए है, ये पेपर में पूछ सकता है। लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। अब जो भी पॉलिसी बनेगी वो लंबे समय के लिए बनेगी। पहले की सरकारें क्या करती थी, फॉरेन वालों को फंसाती थी, अपने देश में बुला लेती थी और उनके साथ 2-1 साल का एग्रीमेंट करती थी, 2-3 साल का। उसके बाद 2-3 साल जब पूरे हो जाते थे, उनके यहाँ पे करोड़ों रुपए लगवा दिए, उसके बाद अपनी पॉलिसी बदल दी और उनसे फिर भरपूर करके टैक्स वसूल लिया। अब ऐसा नहीं है भैया, जो भी पॉलिसी बनेगी वो लॉन्ग टर्म बनेगी, लंबे समय की बनेगी। रिडक्शन इन टैरिफ, टैरिफ को रिड्यूस किया गया। और एक क्या है बेटा हमारे सामने, विड्रॉल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन, जो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं कि भैया जो क्वांटिटी को लेकर रेस्ट्रिक्शन था कि आप इससे ज्यादा माल बाहर से नहीं मंगवा सकते, उसको खत्म कर दिया गया। इसका कोड हमने बनाया बेटा क्यूटी पाई। क्या कोड बनाया बेटा हमने इसका, क्यूटी पाई। ठीक है बेटा, चलो क्यू से क्या है बेटा, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन। टी से क्या है बेटा, एक तो है हमारा ट्रेड पॉलिसी और दूसरा है हमारा टैरिफ। पी से क्या है बेटा हमारा पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी और ई से क्या है बेटा इक्विटी लिमिट। याद रखिएगा पेपर के लिए ये टॉपिक आने के चांसेस हैं। कोड आपको मैंने बता दिया है, क्यूटी पाई इसका कोड है। ठीक, ओके सर जी।
अब एलपीजी पॉलिसी के कुछ अच्छे और कुछ बुरे इफेक्ट देख लेते हैं, यानी ये जो पॉलिसी आई थी एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसके कुछ फायदे नुकसान। तो पहले हम फायदे पढ़ते हैं। हमारी इकोनॉमी में वाइब्रेशन आ गई थी, थोड़ी सी हलचल आ गई थी। वाइब्रेशन समझते हो ना, मोबाइल वाइब्रेट करता है तो क्या होता है, हलचल होती है। हमारी इकोनॉमी में भी अब हलचल शुरू हो गई थी। इंडियन इकोनॉमी हैज डेफिनेटली बिकम अ मोर वाइब्रेंट इकोनॉमी। ओवरऑल लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज टेंडेड अप एज इंडिकेटेड बाय जीडीपी ग्रोथ। हमारी ओवरऑल इकोनॉमी अब ग्रो करने लग गई थी, और ये हमारे को पता कैसे चला, जब हमारा जीडीपी ग्रो करने लग गया। द ग्रोथ ऑफ जीडीपी शूट अप एज हाई हैज 8% पर एनम, यानी हमारा जो जीडीपी का ग्रोथ रेट था अब वो 8% से शूट अप हो गया, बढ़ गया। ठीक है, शूट अप टू यानी टोटल, अब टोटल 8% से हमारा जीडीपी बढ़ रहा था। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है बोरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जो बोरिंग रिक्वायरमेंट थी अब वो कम हो गई। सरकार को जो पहले भीख मांगनी पड़ रही थी, उधार मांगना पड़ रहा था, वो कम हो गया। पहले जो था वो कितना था, 8.5% ऑफ जीडीपी, अब वो गिर के रह गया 3.5% ऑफ जीडीपी, जो कि अच्छी चीज है। हमारे देश के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ गए, जो हम पे डॉलर की कमी पड़ रही थी, हमने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी, उससे हमारे देश में डॉलर आने लग गए थे। अ शिफ्ट फ्रॉम मोनोपोली मार्केट टू कॉम्पिटेटिव मार्केट। अब जो है हम मोनोपोली मार्केट से कॉम्पिटेटिव मार्केट में शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि पहले इंडस्ट्री, जो इंडियन इंडस्ट्री थी, उनको सरकार ने इतना प्रोटेक्शन, ओवर प्रोटेक्टेड कर दिया था कि अब वो ये सोचने लग गए थे हम तो जैसा कूड़ा भी बनाएंगे तो वो भी बिकेगा। तो पहले जो ना अपनी मोनोपोली चला रहे थे, अब आ गई विदेशी कंपनी विदेशी प्रोडक्ट के साथ में, जो कि अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो हमारे देश के अंदर अब कंपटीशन भी शुरू हो गया। कंपटीशन कहीं भी कहीं से कहीं तक गलत नहीं होता है, ये बहुत अच्छी चीज होती है कस्टमर के लिए, याद रखिएगा। अब बुरे इफेक्ट क्या थे इसका, ये जो बुरा इफेक्ट पहला ही है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की तो धज्जियां उड़ गई। पहले क्या था, सरकार एग्रीकल्चर पर बड़ा ध्यान दे रही थी, लेकिन अब समय आ गया था धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन का। धीरे धीरे समय किसका आ गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन का, जिसकी वजह से अब क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर नेग्लेक्ट हो गया। कैसे नेग्लेक्ट हो गया, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट। सरकार जो पहले इन्वेस्ट कर रही थी, पैसा लगा रही थी, अब वो पैसा लगाना उसने कम कर दिया। विड्रॉल ऑफ सब्सिडी, बहुत सारी सब्सिडी विड्रॉ कर ली, जो कि पहले छोटे किसानों को मदद मिल रही थी, अब वो सब्सिडी खत्म हो गई। कट इन इंपोर्ट ड्यूटी, यानी अब विदेशी सब्जियां भी हमारे देश के अंदर सस्ते रेटों पे आ पा रही थी, क्योंकि इंपोर्ट के ऊपर टैक्स कम हो गया था, जिसकी वजह से हमारे देश के किसान जो पहले से ही परेशान थे, अब उनके लिए और कंपटीशन बढ़ गया था। विदेशी सब्जियां भारत के अंदर एंटर कर चुकी थी। चौथा शिफ्ट इन क्रॉपिंग पैटर्न। अब जो है किसान कैश क्रॉप की तरफ शिफ्ट हो रहा था। कैश क्रॉप का मतलब ऐसी क्रॉप जिसको हम कमर्शियल क्रॉप भी बोलते हैं। पहले तो वो क्या था ना, आलू प्याज उगाता था, खाने पीने की चीजें। अब वो फसल उगा रहा था जो इंडस्ट्रियों में यूज हो सके, ताकि 2 पैसे फालतू बन सके। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, अब समझो आलू सब्जी उगाने वाले कम हो गए थे, तो आलू सब्जी की शॉर्टेज होनी तय थी। तो उससे हुआ क्या, आलू सब्जी महंगी होने लगी। दूसरा प्रॉब्लम, जो लोग इंडस्ट्री में एंटर कर रहे थे, जो किसान अब इंडस्ट्री वाले प्रोडक्ट बनाने की सोच रहे थे, उनको इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा नॉलेज था नहीं, अनसर्टेनिटी ज्यादा थी, तो उनका माल बना, बिका, नहीं बिका, बड़ा प्रॉब्लम था। तो ये बड़ा प्रॉब्लम, क्योंकि समय आ गया था इंडस्ट्री के लिए, तो उन्होंने कहा चलो हम भी इंडस्ट्री की तरफ मूव कर लेते हैं, उनके वाला प्रोडक्ट बना लेते हैं जो उनके काम आ जाए, हमारा 2 पैसे बन जाएंगे। लेकिन किसानों को इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी, तो बेचारे करते या ना करते, पैसे उनके अब उगा के भी वो फसल उनकी वेस्ट हो सकती है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी हो गई थी। बेरोजगारी इसलिए हो गई थी क्योंकि विदेशी कंपनी आ रही थी। विदेशी कंपनी अपनी विदेशी टेक्नोलॉजी लेकर आएगी, प्रोडक्शन, देश का जीडीपी भले ही बढ़ रहा हो, जीडीपी बढ़ रहा हो, लेकिन देश की एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रही थी, क्योंकि प्रोडक्शन जो हो रहा था वो मशीनों के थ्रू हो रहा था। डिसइन्वेस्टमेंट होने लग गई थी। फिस्कल पॉलिसी जो थी, गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी क्या थी कि हम तो जी टैक्स का रेट कम कर देते हैं, ताकि उससे क्या हो, टैक्स की चोरी जो है, इवेजन जो है वो कम हो सके, टैक्स का कलेक्शन बढ़ सके, पैसा ज्यादा आ सके। भैया कुछ ना हुआ ऐसा कुछ भी। जिस आदमी को चोरी की आदत है वो चोरी ही करेगा, चाहे आप टैक्स बढ़ा लो चाहे कम कर लो। ये सब के सब फेल हो गए बेटा। दिस ऑल फेल्स। अर्बन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस, सरकार का पूरा कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ शहर की ग्रोथ के लिए था कि शहर ग्रो कर जाए, जबकि हमारी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन गांव में रहती थी। गांव को इग्नोर कर दिया गया, एग्रीकल्चर को इग्नोर कर दिया गया। ये इसके बहुत ज्यादा बुरे प्रभाव थे। इसके बाद एक आध पॉइंट मैं भी आपको अपनी तरफ से पढ़ाना चाहता हूं,
जैसे कि मैं आपको इसके अंदर एक WTO का टॉपिक पढ़ाना चाहता हूं, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बेटा WTO बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है बेटा। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, पहली बात ये मैं आपको ना एक शॉर्ट में समझाता हूं। देखिए सबसे पहली बात, WTO पहले WTO नहीं था, इसका नाम पहले गेट हुआ करता था, गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है। ये आया था 1945 के अंदर। कब आया था मेरे बच्चों, कब आया था मेरे बच्चों? ये आया था बेटा 1945 के अंदर, 45 के अंदर, ठीक है, 48 के अंदर आया था बेटा ये, ठीक है। और इसके अंदर जब 23 कंट्रीज के ही मेंबर हुआ करते थे। अब सीन क्या है, पहली बार WTO है क्या, अगर मैं आज की इसकी फुल फॉर्म के हिसाब से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखो आप जहां भी रहते हो, आप अपना मोहल्ला छोड़ के दूसरे मोहल्ले में बंदे को उधार देने से डरते हो माल। तो सोचो यहां का बंदा बैठा बैठा अमेरिका के बंदे को उधार कैसे दे रहा है, या वो हमें कैसे दे रहा है? क्या हम उससे पैसे लेने के लिए जाएंगे और वो भग गया, फिर हम क्या करेंगे, रोज अमेरिका के चक्कर काटोगे? तो कोई तो बैठा है ना। कौन बैठा है? WTO बैठा हुआ है, जो कि रूल बेस्ड ट्रेडिंग करवाता है, रूल बेस्ड, कि भैया क्या रूल होंगे, क्या रूल नहीं होंगे, वगैरह वगैरह। हालांकि देखो ये सब बातें किताबों की है, रियल में तो WTO की रियल में कितनी चलती है ये हम सबको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसके ऊपर पूरा पूरा इन्फ्लुएंस अमेरिका का है बेटा। ये नाम है कि जी हाँ जी सबको बराबरी का हक दिलवाता है, सभी कंट्रीज के पास इसके थ्रू फायदा मिलता है, सब फिजूल की बातें हैं। तो गेट इन 1948, 23 कंट्रीज मेंबर थे इसके। फिर क्या हुआ, ईयर 95 में इसका नाम बदल दिया गया, इसका नाम बदल के कर दिया गया WTO, और इसके अंदर अब 123 मेंबर हो गए। अब सवाल यह आता है कि WTO के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है? ये बताओ WTO के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है? ये सब मतलब नुकसान तो क्या ही आएगा, फायदे ही फायदा पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं इसके अंदर एक तो पॉइंट आप ये लिख लो, फ्री ट्रेड वाला। ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं ना, ये पॉइंट्स आप दिमाग में रखना। सबसे पहला फायदा WTO का क्या होता है? सबसे पहला फायदा ये होता है कि इससे ना ये प्रमोट करता है, ये प्रमोट करता है, किसको प्रमोट करता है? फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड का मतलब ये नहीं कि फ्री में ट्रेड हो रहा है, फ्री ट्रेड का मतलब होता है कि बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, बिना किसी प्रॉब्लम के व्यापार हो सके, एक देश दूसरे देश के साथ में समस्या ना खड़ी करे, उसके बीच में अगर कोई समस्या आती है तो उसके लिए खड़ा हुआ है, तो इट प्रमोट फ्री ट्रेड। दूसरा फायदा क्या होता है, ये कंपटीशन को और ज्यादा एनहांस करता है। एक देश है, मान लो चीनी खरीदनी है, चीनी फला देश से, देश नंबर 1 से भी आती है, देश नंबर 2 से भी आती है। अब अगर ये सब चीजें ना होती, ओपन ना होता किस किस देश से क्या आ सकता है, तो जो बड़ा देश है वो तो अपनी अपनी चलाता, उल्टे सीधे भाव में बेचता। अब मुझे पता है मेरे पास में एक और ऑप्शन है, अब पहले, और उसको भी पता है भैया इस बंदे पे एक और ऑप्शन है, तो वो क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोच समझ के बिजनेस को करेगा, अननेसेसरी आपका फायदा नहीं उठाएगा, ठीक है। इससे बाइलेटरल और मल्टीलेटरल दोनों प्रकार के ट्रेड में फायदा मिलता है, बाइलेटरल एंड मल्टीलेटरल। बेटा बाइलेटरल का मतलब होता है दो देशों के बीच में ट्रेड, और मल्टीलेटरल का मतलब होता है एक देश का कई देशों के साथ में ट्रेड, उसको बोलते हैं बेटा मल्टीलेटरल ट्रेड, ठीक है बेटा। ओके सर जी, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में मैं और बताता हूं इससे और क्या होता है। इससे ये होता है कि सभी देशों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो भी इसके मेंबर हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो भी अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पे क्या कर सकें, प्रूफ कर सकें कि भैया हमारे पास भी कुछ सामान है, हम भी बेचना चाहते हैं। और एक पॉइंट जो मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है मुझे, कि इससे क्या होता है ना, लोग अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को फुल्ली यूटिलाइज कर पाते हैं। इसका मतलब क्या है सर जी? देखो इसका सिंपल सा गणित है। मान लो आपके यहाँ पे गन्ना बहुत उगता है, बहुत गन्ना उगाते हो आप। अब आपको पता है हम इतना उगा लेते हैं कि हम अपने देश की तो पूर्ति कर ही देते हैं, हम तो विदेशों में बेच आते हैं।
अब अगर ये विदेशों में बेचने की सुविधा ही ना होती, WTO ही ना होता, तो क्या किसान गन्ना उगाता इतना? उसको पता भैया ये तो हर साल हमें फेंकना पड़ता है, कितना बेचेंगे देश के अंदर, देश की पूर्ति हो जाती है। तो उससे हुआ क्या, उनके अंदर जो कैपेसिटी थी उगाने की वो यूटिलाइज नहीं हो रही थी। लेकिन WTO की वजह से व्यापार जो है वो बड़े पैमाने पे भी हो पा रहे हैं। बड़े पैमाने का मतलब है हम इंटरनेशनली भी अपना माल बेच पा रहे हैं, जिसकी वजह से हर किसान अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को फुल्ली यूटिलाइज कर पाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। पढ़िए, अगर चुटपुट चुटपुट देखो, इंडियन इको का कोई अंत नहीं है, बहुत सारी चीजें होती है। इकोनॉमिक रिफॉर्म कोई 4 पन्नों का चैप्टर नहीं है, अगर आप रियल बात करें। कई कई मोटी मोटी किताबें लिखी हुई हैं इसके ऊपर, हमें बस टू द पॉइंट आपसे बात करनी होती है। बाकी मैं इस चैप्टर के क्या हर चैप्टर के क्वेश्चंस कराऊंगा भाई, पेपर उससे बाहर नहीं आएगा, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आपको इसलिए एक बार रिवीजन जरूर लगानी चाहिए, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अदरवाइज हम सीधा क्वेश्चंस भी कर सकते थे। तो बेटा इन रिकॉर्डिंग्स को देखते रहो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। सी इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, गुड बाय, राधे राधे बच्चों।